शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत हम देख रहे थे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं दोनों में एक मेन अंतर ये है कि जहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमें 12 महीने पानी मिलता है, उसकी अपेक्षा उसकी तुलना यदि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वर्षा के पानी पर निर्भर हैं। हिमालय में जो हिमनद है, जो जमी हुई बर्फ़ है, वो पिघलते जाती है। पिघल पिघल करके जो नदियां हैं उनको वाटर का सोर्स अवेलेबल कराते जाती हैं, इसलिए आप देखोगे 12 महीने इन नदियों में पानी पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से आप देख सकते हैं, सबसे नीचे यदि हम करें तो कावेरी नदी, ये अपना पानी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर ऊपर यदि हम जाते हैं तो कृष्णा नदी, उसके ऊपर है गोदावरी नदी। इधर से यदि हम जाते हैं तो तापी नदी, माही, साबरमती, लूनी, ये प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें चंबल नदी, और भी ये जो सोन है, नर्मदा है, ये सारी जो रिवर हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो पहली महत्वपूर्ण रिवर हम देखेंगे वो है गोदावरी नदी। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं 5 नंबर जो लिखाना है, यहाँ से होते हुए ऐसी गई है ये गोदावरी नदी। यहाँ से महाराष्ट्र से निकली है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ कहाँ से गुजरती है वाले नए मैप में हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो कलर आप देख रहे हैं चंदन कलर, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में त्रयंबक की पहाड़ी हैं, हिल्स हैं, यहाँ से निकली है ये गोदावरी रिवर। ये महाराष्ट्र है, पूरा महाराष्ट्र इसने क्रॉस करी, इसके बाद तेलंगाना में एंटर करती है और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के एकदम किनारे किनारे सीमा बनाती हुई ये कहाँ चली जाती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से फिर कहाँ चली जाती? बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर अपने पानी को गिराती है। कई सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि प्रवरा और दुधना, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, ये वैनगंगा है वाली। इसके बाद यदि हम जाएँ तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस रिवर है। इसके अलावा शबरी रिवर सबसे लास्ट में इसकी सहायक नदी है। यदि हम बात करें इसके राइट हैंड साइड से कौन कौन सी नदी है तो मनियार रिवर है, इसके अलावा मंजीरा रिवर है और प्रवरा रिवर है। पहले यदि शुरुआती दौर में हम देखें तो प्रवरा रिवर इससे राइट हैंड साइड पर मिलती है। कुछ और यदि इसके फैक्ट की हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी रिवर। इसका उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में। ये नदी बील नामक झील से होकर बहती हुई, ठीक है, ये जो रिवर है ना, आगे एक झील पड़ती है बील, यहाँ से होकर बहती हुई महाराष्ट्र के पठार, उसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के पठार की पूरब दिशा से होती हुई दक्षिण फिर पूर्व की तरफ चले जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है और इसका अफवाह क्षेत्र है 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। इसका 50% हिस्सा महाराष्ट्र में है, बाकी का हिस्सा कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा। अफवाह तंत्र की यदि हम बात करें इसकी तो विशाल आकार होने के चलते ये प्रायः वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आंध्र प्रदेश के पोलावरम के पास पूर्वी घाट को पार करके गोदावरी एक गहरी प्रहरी का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में फिर मिल जाती है। प्रवदा, पूर्णा, मनपा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबासी इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की पहली न्यूज़। तो पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 और इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। तो 15 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि को हम सेलिब्रेट करते हैं।
इसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1908 में वे विलायत की अंतरिम परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके बैरिस्टर बन गए थे, वकील बन गए। फौजदारी वकालत में उन्होंने खूब यश और धाक जमाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था, छोटी बड़ी जो रियासत हैं उनको भारतीय संघ में कैसे करके मिलाया जाए, क्योंकि यदि ये लोग शामिल नहीं होंगे तो पृथक देश की मांग करेंगे, कहेंगे कि नहीं हम अलग नहीं होते, हम तो खुद राज करेंगे, हम अपना राजकाज क्यों छोड़ें। तो जब इस जटिल कार्य को जिस महापुरुष ने निहायत सादगी और शालीनता से सुलझाया तो वे थे आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा? खेड़ा के संघर्ष से हम शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में हुआ था। गुजरात का खेड़ा उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था और किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट की मांगी। उनका कहना था, देखिए जब इतना सूखा पड़ा, जब हमारी खुद की इनकम नहीं हो रही है, हमें खाने पीने के लाले पड़े हैं, तो हम लोग टैक्स कैसे करके देंगे। जब ये अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों की लीडरशिप में उन्हें टैक्स नहीं देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और उस साल करों में राहत दी गई। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी। इसके बाद बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह की। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान करी थी। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो आज़ादी के बाद इनका जो प्रमुख योगदान रहा था वो जो देसी रियासतें हैं जिनको हम राज्य कह सकते हैं उनको भारत में मिलाना था। ठीक है, इसके लिए ना तो कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही किसी प्रकार का खून खराबा हुआ। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी थी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो यद्यपि जो कांग्रेस की प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थीं पटेल के पक्ष में थीं, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने आप को दूर रखा और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया। फिर इनको आज़ादी के बाद उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया था। इन्हीं की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया था। इसका नाम रखा गया था एकता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। मतलब जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे हाइट यदि देखेंगे तो डबल है इसकी। 31 अक्टूबर 2018 को उनकी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। और इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित। भारत और नेपाल के बीच में ये सैन्य ट्रेनिंग का अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, XVI मतलब 10 और 6 16 16वें नंबर का ये संस्करण था। नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में इसका आयोजन किया जाएगा। जगह का नाम कौन सा है? सलझंडी, नेपाल, और 16वें नंबर का ये संस्करण है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में भारत नेपाल संयुक्त ट्रेनिंग एक्सरसाइज का 16वें नंबर का संस्करण सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। तो जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर
जंगल वाले एरिया में युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता कैसे पहुंचाना है, आपदा राहत कार्यों में दोनों देशों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। इस उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हर साल आयोजित किया जाता है। नेपाल की सेना की तरफ से श्री भवानी बक्स बटालियन के जवान और भारत की सेना के 5 GR के जवान इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों देशों की सेनाएं इन टुकड़ियों के माध्यम से अपने अपने देशों में वर्षों से विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त जो अनुभव है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आतंकवाद विरोधी अभियानों में यूनिट स्तर पर कैसे करके हम लड़ाई का संचालन करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, इसके लिए संयुक्त अभ्यास किया जाएगा। और सामान्य रूप से जो आपदा है, डिजास्टर है, उसके लिए हमें एक प्रतिक्रिया तंत्र बनाना है। आपदा मैनेजमेंट में सशस्त्र बलों की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर भी ध्यान आकर्षित करना है। वहीं यदि हम इस एक्सरसाइज की हिस्ट्री की बात करें तो सूर्य किरण जो है एक वार्षिक एक्सरसाइज है, ठीक है। हर साल से ही इसका आयोजन किया जा रहा है, 2011 से यदि हम देखें तो। इट ऑकर्स अल्टरनेटिवली बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जैसे इस बार नेपाल में इसका आयोजन हो रहा है तो अगली बार इंडिया का नंबर रहेगा, इंडिया इसको होस्ट करेगा। द ईयर वाइज लिस्ट ऑफ इंडो नेपाल बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज हियर। कौन से साल से चालू हुआ था? 2011 से। सूर्य किरण फर्स्ट, लोकेशन क्या थी? वेलिंगटे, मिजोरम, इंडिया। फिर अगली बार किसने किया? नेपाल ने किया। सूर्य किरण सेकेंड 2011। मतलब एक साल में 2 बार इसका आयोजन हो रहा है, एक बार इंडिया में और एक बार नेपाल में। लेकिन 11 और 12 में हम देख रहे हैं तो 2013 में तो एक ही बार इसका आयोजन हुआ था, कहाँ पर? इंडिया में। फिर नेपाल, फिर इंडिया, फिर नेपाल। मतलब अल्टरनेटिव बेस पर ही ज़्यादातर इसका आयोजन किया गया है। 2021 का जो आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड इंडिया में हुआ था, इसलिए अगली जो एक्सरसाइज थी वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है? नेपाल में आयोजित की जा रही है। तो ये तो थी एक्सरसाइज सूर्य किरण का 16वें संस्करण से संबंधित जानकारी। इसके बाद पहली खबर हम देखने वाले हैं चाइना और इंडिया के रिलेशन को। ये खबर बताती, हम देख रहे हैं इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है ना, कंटिन्यू ख़राब होते ही जा रहे हैं। भले ही कई लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी LAC को लेकर के कई सारी जो जगह वहाँ पर अभी बात बनी नहीं हुई है। और दूसरी फिर 9 तारीख को ये कहना चाहिए दोनों सेनाओं के बीच में फेस ऑफ हमको देखने को मिला, ठीक है। दोनों देशों की तरफ से घायल हुए हैं सैनिक लोग। तो चाइना कंटिन्यू अपनी जो प्रेजेंस है बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है। कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण वो करते जा रहा है। लेकिन चाइना की अपेक्षा यदि हम इंडिया की बात करें तो हमने उतना तेज़ी से निर्माण नहीं किया है जितना चाइना तेज़ी से करते जा रहा है। चाइना ने रोपवे का निर्माण किया है, रोड का निर्माण किया है नियर ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन वाली एरिया की यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इमेज को। इसमें नहीं दिखा रहा है। इस मैप को आप देखिए, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर चीज़ें क्लियर करी जाती हैं। एक तो हो गया सिक्किम, इसके नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और ये हो गया हमारा भूटान। तो ये जो डोकलाम प्लेटू है, इसको रेड टैग से यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ पर फेस ऑफ की घटना हुई है या फिर जहाँ पर विवाद चल रहा है। यहाँ से हम यदि एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो चाइना इस लाइन को क्लेम करता है। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी बातें हैं।
तो हम देख रहे हैं जो पूर्वी इलाका है, अभी हाल ही में जो विवाद चल रहा है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में विवाद चल रहा है। बीजिंग हैज़ बीन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजिंग कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या जाता है, सड़कें आ जाती हैं, पुल आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कंटिन्यू चाइना करते जा रहा है और अरेंज कर रहा है एडिशनल डिप्लॉयमेंट। एडिशनल डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है जहाँ पर 2 सैनिक रखता था तो आज के टाइम में 4 सैनिक रखने लगा। ईस्टर्न सेक्टर LAC की हम बात कर रहे हैं। ऑफिशियल्स का कहना है देयर इज़ ए लॉट ऑफ एक्टिविटी नियर डोकलाम दैट सा फेस ऑफ इन 2017। तो 2017 में जो फेस ऑफ हमको देखने को मिला था तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी चाइना के द्वारा की जा रही है। चाइना ने सेटअप किया है एक रोपवे, कहाँ पर, तोरसा नाला में, ऑन इट्स साइड ऑफ इंडियन भूटान चाइना ट्राई जंक्शन। इंडिया भूटान चाइना का जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर पड़ता है तोरसा नाला, और इस तोरसा नाला में इसने रोपवे का निर्माण किया है और ये स्ट्रेंथनिंग करते जा रहा है रोड को, इसके अलावा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द इंटायर ईस्टर्न सेक्टर, ऐसा कहना है डिफेंस सोर्सेस का। यदि हम बात करें यांगसे एरिया कहाँ पर पड़ता है, ये तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर पिछले ही सप्ताह हमने देखे थे कि फेस ऑफ की घटना घटित हुई थी। डिफेंस ऑफिशियल्स विद नॉलेज ऑफ द एरिया सेड चाइना हैज़ स्टेप्ड अप पेट्रोल्स सम ईयर्स एगो टू एसर इट्स क्लेम इन द एरिया। चाइना ने क्या काम कर दिया, पेट्रोलिंग का काम कर दिया, गश्ती का लगाने का काम कर दिया। अब जब वो गश्ती लगाने लगा है तो इसका मतलब ये है वो ये क्लेम कर रहा है कि ये एरिया हमारा है, इसलिए वो पेट्रोलिंग का काम कर रहा था। आफ्टर फाइंडिंग दैट देयर ग्रेजर्स कुड नॉट मूव इन एंड आउट, यहाँ पर आप देखोगे जो घास चराने वाले लोग हैं, गाय बैल चराने वाले लोग हैं, ना तो उनको अंदर आने देते हैं ना तो बाहर जाने देते हैं, ऐसी कंडीशन वहाँ बन गई थी। तो ऐसी क्या बात है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इज दैट द इंडियन आर्मी होल्ड अ dominating height which give a complete view of the bowl, noted two sources। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हमसे दिक्कत क्या है, उसको दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम हाइट में हो गए हैं और वो लोग डाउन में हैं। अब हम हाइट में रह कर के यदि लड़ाई भी लड़ेंगे तो हमारी भारतीय सेना को फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरे नंबर की बात यह है नीचे का पूरा नज़ारा, पूरे का पूरे मूवमेंट पर हम नज़र रख सकते हैं। फिर यदि हम बात करें यांगसे के बारे में, यांगसे में क्या दिक्कत हुई है, ठीक है। इंग्रेज का मतलब होता है एंटर करना, तो जो चाइनीज़ है ना नॉर्मली पेट्रोल करते हैं 2 से लेकर के 3 टाइम्स ए ईयर, साल में 2 से 3 बार पेट्रोलिंग करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर विंटर, मतलब विंटर के पहले और विंटर के बाद में। वन ऑफ द सोर्स सेड एडिंग दैट देयर आर 4 मेजर इंग्रेज पॉइंट इन यांगसे एरिया। तो जो यांगसे एरिया है यहाँ पर एंटर करने के लिए 4 मेजर पॉइंट है विच PLA यूजेस टू एंटर द रीजन, यहीं से जो है PLA एंटर करती है। यांगसे लोकेटेड है 30 से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द तवांग एंड इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 17,000 फीट। यांगसे की यदि हम हाइट की बात करें तो 17,000 फीट पर ये स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। देखिए अलग अलग धर्म में अलग अलग हम कुछ नियम कानून देखते हैं। शादी विवाह से संबंधित, किसी की डेथ हो गई है तो उसका उत्तराधिकारी बनेगा कौन, इससे संबंधित भी नियम कानून हमारे देश में अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। तो सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है ना, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करती है। तो स्टेट के ऊपर है, मतलब राज्य सरकारों के ऊपर है, राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता पर कानून बना सकते हैं, ऐसा कहना है कानून मंत्री का। राज्यसभा में यह स्टेटमेंट दिया गया है।
स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू इनेक्ट पर्सनल लॉज, ठीक है, ये पर्सनल लॉज को लागू कर सकते हैं, ये पावर राज्य सरकार के पास। दैट डिसाइड इशू सच एज सक्सेशन, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मैरिज से रिलेटेड कानून, डिवोर्स से रिलेटेड कानून, इन सारे मामलों में समान नागरिक संहिता लागू किया जा सकता है। लॉ मिनिस्टर है हमारे किरेन रिजिजू, इन्होंने जानकारी दी थी राज्यसभा में। तो मिनिस्टर मेड दीज रिमार्क्स इन ए रिटन रिप्लाई टू ए क्वेश्चन पोज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मेंबर जॉन ब्रिटास asking whether the center was aware of the state formulating their own laws with respect to uniform civil code। इनसे क्वेश्चन किया गया था, उसी के जवाब में इन्होंने आंसर दिया था। मिस्टर रिजिजू ने कहा था आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट को क्या काम करना है, इंडेवियर करना है, ठीक है। इंडेवियर यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है, टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स ए सिविल यूनिफॉर्म कोड, मतलब कि संविधान का जो आर्टिकल 44 है ये क्या प्रोवाइड करता है, कि क्या प्रयास करता है। आर्टिकल 44 कहता है कि गवर्नमेंट को हमेशा प्रयास करते रहना है कि कैसे करके वो सिटीजन्स के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सके, ठीक है, पूरा जितना एरिया है इंडिया का, पूरी जगह में। पर्सनल लॉ जैसे कि कौन कौन से आ जाते हैं, व्यक्तिगत कानून जैसे कि निर्वसीयता, उत्तराधिकार, वसीयत, संयुक्त परिवार और विभाजन, इसके अलावा विवाह, तलाक, ये सब संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd मतलब समवर्ती सूची की प्रविष्टि नंबर 5 से संबंधित है। और इसलिए राज्य सरकारों के पास भी ये कानून है कि वो इन पर कानून बना सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल। तो जो पहला एडिटोरियल आया है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आया है। आज के टाइम में ऐसा कहा जा रहा है, देखिए जो भी कांग्रेस की सरकारें हैं, जिस जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, ज़्यादातर लोगों ने क्या काम किया, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया। जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, अब हिमाचल की बारी आ गई है। हिमाचल प्रदेश में अभी के टाइम में कांग्रेस की सरकार बनी है। यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इनका कहना है कि अब हम हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसके बारे में कहा जाता है ये इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि और लोग इसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि जैसे यदि मैं जॉब में हूँ और मैं रिटायर होता हूँ, मान के चल लीजिए रिटायरमेंट के टाइम में मुझे 60,000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो उसका 50% मुझे पेंशन के रूप में मिलेगा, 30,000 रुपया महीना मुझे पेंशन मिलेगी। और इस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मेरे सैलरी से कुछ कटौती भी नहीं हो रही। वहीं जो नेशनल पेंशन स्कीम है जिसमें 10% की कटौती की जा रही है, या फिर जितना भी कटौती हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, हमारी सैलरी से उतना परसेंट अब कटौती नहीं होगी, कुल मिलाकर के हमारी सेविंग होना है ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि जिन राज्य सरकारों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है लोन का, ठीक है, कर्जे का, उनके लिए तो ये समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि फिर इसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से होगी, आप लोगों से होगी, हम लोगों से होगी। हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का पैसा ही समझ लीजिए किसको जाएगा, जो पेंशन ले रहे हैं उनको जा रहा है। तो एक फ्रेशली माइंडेड चीफ मिनिस्टर, माइंडेड मतलब होता है नवनियुक्त, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिक्खू, इन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या चीज़ को दोहराया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको रिस्टोर किया जाएगा बाय द न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। द स्टेट वुड नाउ बिकम द 4th टू डू सो। स्टेट गवर्नमेंट अब 4थे नंबर की स्टेट बन जाएगी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है।
तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जो प्रॉमिस है ऑफ रिटर्न ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, ये गारंटी देती है पेंशन की 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। लास्ट में जो आपका बेसिक पे रहेगा उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। बूस्टेड द बेलीग्रेड पार्टी एज गवर्नमेंट, बेलीग्रेड मतलब होता है संकटग्रस्त, as government employees and retirees from a significant portion of the hilly states electorate। अब जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो लोग सर्विस में हैं, उनके लिए तो ये स्कीम काफ़ी फ़ायदेमंद वाली हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लोकनीति CSDS पोस्ट पोल सर्वे की। इसने सपोर्ट किया है इस फैक्ट को दैट अवेयरनेस 74% of those surveyed and support for Congress's promises was high, possibly playing a role in the party piping the BJP to pole position. There was a single percentage point difference between them। मतलब कि कौन जीतेगी कौन हारेगी उसका नियर मिस यहाँ पर बताया जाता है कि लोग दोनों जो पार्टियां हैं कितने परसेंट से, कितने कम गैप से जीती हैं। देयर वाज ए सिंगल परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन देम। तो जो गवर्नमेंट स्टाफ, हमें ऐसा क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्टाफ ने प्रीफर किया इस स्कीम को, क्योंकि इट अलाउज देम टू एवर्ट देयर 10% कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके माध्यम से 10% जो उनकी जेब से कट रहा है वो पैसा अब नहीं कटेगा। 10% हिस्सा काट लिया जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंतर्गत, इसलिए ये लोग जो है इसका विरोध करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो आरटीआई एक्ट से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं और उनका आंसर दिया जाता है। तो कुछ हमें महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से निकलेगी, जैसे आरटीआई एक्ट के माध्यम से लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सरकार से पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स से सरकार की कमाई हो रही है, तो सरकार उस पैसे का कहाँ यूज़ कर रही है, करदाताओं का पैसे का आखिर हो क्या रहा है। इस आरटीआई के माध्यम से ही कॉमनवेल्थ गेम, व्यापम जैसे बड़े बड़े जो घोटाले हैं उनका पर्दाफाश हुआ है। इसके साथ साथ में मानव अधिकारों के उल्लंघन का पर्दाफाश करने में भी ये सक्षम है और फिर उन मामलों में भी जवाबदेही तय करने में ये सक्षम हो गए हैं आरटीआई एक्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इज द आरटीआई इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। क्या आरटीआई के माध्यम से किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी आई है? क्या लगता है आपको, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए आज के टाइम में ऐसा हो गया है, सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से चूतिया बनाने लगी। बड़ी चतुराई से लोक सूचना अधिकारी आजकल ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जैसे विभाग के पास सूचना ही नहीं है। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स दीज डेज यूज वर्ड्स लाइक दिस डिवीजन डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन। आपने जो जानकारी मांगी है उसके अंतर्गत इस डिवीज़न में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब उन्होंने आपको एकदम अंधकार वाले रास्ता में छोड़ दिया है। द लायबिलिटी ऑन एप्लीकेंट टू फाइंड आउट विच ऑफिसर, अब ये मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं कि मैं अब ढूंढूंगा उस ऑफिसर को जो मुझे जानकारी देगा, कौन से ऑफिस में मुझे आवेदन लगाना पड़ेगा। दिस इज नॉट consonance with RTI Act because the liability is on the officer to find out who is holding the information and transfer the RTI application। लेकिन देखिए ये आरटीआई अधिनियम के अनुरूप है ही नहीं, क्योंकि ये अधिकारी का दायित्व बनता है कि वो ये पता लगाए कि सूचना किसके पास है और आरटीआई एप्लीकेशन को फिर वो स्थानांतरित कर दे। अब आरटीआई एक्ट को लेकर के समस्या यहाँ पर ये पैदा हो जाती है कि गवर्नमेंट के पास जानकारी है कि नहीं है, क्या जानकारी सही तरीके से कलेक्ट की जा रही है,
क्या सरकार बस वही पुरानी 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आपको जानकारी दे रही है? और अभी हाल ही में जो जनगणना 2021 में होना चाहिए था, उसको सरकार ने अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। इससे अब लोगों को सही सही जानकारी कैसे मिलेगी, लोगों को सही सही फायदा कैसे मिलेगा? अब जो लोग, हो सकता है 10 लोग 2010 में गरीब थे, 2021 में आकर के 20 लोग गरीब हो गए हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए सरकार इसकी जनगणना नहीं कर रही है कि हमें जो है और भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। जितना हम टाल सकते हैं उतना टालो। तो जब से ये कानून 2005 में आया था, तब से यदि हम देखेंगे तो पूरे सरकारी तंत्र में एकदम खलबली मच गई थी। इसका मतलब ये हो गया, देखिए, जब से कानून आया है, लोग सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है, आप किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। कानून में पहला संशोधन इसके पेश होने के 10 महीने के भीतर ही आ गया था। हम देख रहे हैं आज कई लेवल पर समस्याएं हैं। पहला, सरकार के भीतर सूचना मांगने को लेकर के कोई प्रोत्साहन ही नहीं है। दूसरा, डाटा सेट और सूचनाओं को बनाए रखना, बड़ी सूचनाओं को सार्वजनिक डोमेन में रखना भी एक बड़ी समस्या बन गई है। कोविड-19 के दौरान एग्जाम्पल के तौर पर सरकार से पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की डेथ हुई, तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में सरकार ने कहा हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई है और सरकार अब कह रही है कि इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब चूंकि ये डेटा का एक बहुत बड़ा सोर्स था, इसलिए यदि सरकार डेटा इकट्ठा ही नहीं करेगी, इसे सरकार सार्वजनिक करेगी ही नहीं, तो लोगों को सूचना का अधिकार वास्तव में क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, और सूचना का बड़े पैमाने पर खंडन है। सरकार ने कानून में कई प्रकार के संशोधन के प्रयास भी करे और हर मामले में, चाहे ये प्रस्तावित संशोधन ही हो, कि फाइल नोटिंग सूचना के अधिकार का हिस्सा नहीं होगा, ये कहना था। राजनीतिक दलों को आरटीआई के बाहर रख रहे हो, तो लोगों ने इसका विरोध भी किया था। इसके बाद कुछ कुछ जानकारी है जो कि हमें संसद से प्राप्त हो रही, जैसे कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में कितना रुपया जो है विज्ञापन में बहा दिया है हम लोगों का। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा किया गया था एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर एंड टीवी के माध्यम से, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2017-18 से लेकर यदि हम 6 दिसंबर 2022 तक का बात करें तो 2355.11 करोड़ रुपया खर्चा कर चुकी है केंद्र सरकार। तो एक क्वेरी की गई है राज्यसभा मेंबर ए रहीम के द्वारा। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थर्सडे के दिन बताया था उसने एक्सपेंडिचर के बारे में। एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में किया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करीब 1829.18 करोड़ और 529 करोड़ रुपया इसने टीवी चैनल को दिए हैं विज्ञापन कराने के लिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कमीशन रिलीज़ करता है एडवर्टीजमेंट फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यदि हम एक और अनदर रिप्लाई की बात करें, मेंबर नरन भाई रथवा की, द मिनिस्ट्री का कहना है टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट बाय सीबीसी के द्वारा, तो 2021 में देखें न्यूज़पेपर के लिए 197 करोड़ था और 69 करोड़ रुपया दिया गया था टीवी चैनल को। 21-22 की यदि हम बात करें तो 179 करोड़ न्यूज़पेपर को और 29 करोड़ टीवी चैनल को दिए गए। अब सोचिए, तभी तो सरकार चुनाव जीतती, पैसा इतना खर्चा करती तब जा करके। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इंडिया ने थर्सडे के दिन सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 5। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो है 5000 किलोमीटर का। मार्किंग ए सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द कंट्रीज स्ट्रेटजिक डिटरेंस, पीपुल फैमिलियर विद द डेवलपमेंट सेड। मतलब कि काफ़ी ये मील का पत्थर हमारे लिए साबित हो रहा है। द फायर टेस्टिंग ऑफ द मिसाइल कहाँ से हुई थी? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा कोस्ट से। कम्स एमिड इंडियाज लिंगरिंग बॉर्डर रो विद चाइना।
चाइना के साथ में हमारी झड़प चल रही है और दूसरा इस प्रकार के हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब चाइना को हम कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल कैन ब्रिंग ऑलमोस्ट द एंटायर एशिया, ठीक है, पूरा एशिया को ये कवर कर लेगा, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना एंड रीजन्स इन यूरोप अंडर इट्स स्ट्राइकिंग रेंज। अब कुछ जानकारी और देख लीजिए कि 1 लाख फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पॉलिसीज। 1 लाख से भी ज़्यादा